दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आरंभ स्टडी पॉइंट में। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण, आपके लिए बहुत ही वेरी इम्पोर्टेंट है, राष्ट्रीय आंदोलन 1885 से 1947 तक। और आपको कहा भी गया है कि ये पढ़िएगा और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और पूछा जाएगा नहीं, बहुत पूछा जाता है। और आपको हम कह दें, ये 12वां अध्याय है क्लास 8 का, हिस्ट्री का, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम एक एक बात को ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, तब आगे बढ़ेंगे। याद आपको करना पड़ेगा। यहाँ से याद जब तक आपको यहाँ से नहीं होगा, तब तक आपको क्वेश्चन भी बनने में थोड़ा परेशानी होगी। आप लाइनिंग से जो है हम चलने वाले हैं। यहाँ पर जो है 1885 से शुरू होता है। 1885 में आप जानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना होती है। तो इसके काल से लेकर यहाँ से शुरू होता हुआ आज़ादी तक हम पढ़ेंगे इसी अध्याय में। ठीक है, 2-3 पार्ट में आपको ये वीडियो आएंगे। बहुत थोड़ा जो है ये लंबा है, मतलब 30-35 पेज का आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा, और 30-35 पेज में आपको पूरा इसमें है। तो देखते हैं, एक एक बात को हम ध्यान से आगे पढ़ते हुए, समझते हुए बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा गया कि आपने पिछले अध्यायों में पढ़ा है कि भारत में अंग्रेज़ों का आगमन कैसे हुआ, उनके द्वारा जो प्रशासनिक व्यवस्था कायम की गई वह कैसे भारतीयों के लिए शोषणकारी सिद्ध हुई थी, उनके द्वारा कैसे अपना हित साधने के लिए भारत में सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक सुधार का ताना बाना बुना गया, जिसने भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को तो समाप्त किया ही, सामाजिक एवं धार्मिक सद्भाव को भी समाप्त कर दिया। साथ ही शोषणकारी एवं विभेदकारी नीतियों ने 1857 में विद्रोह को जन्म दे दिया। आपने ऐसा महसूस किया होगा कि भारतीयों में भारी असंतोष व्याप्त था। राष्ट्रवादी अब नहीं चाहते थे कि अंग्रेज भारत में बिना रोक टोक शासन करें। भारतीय अब संगठित रूप से अंग्रेजों का विरोध करना चाहते थे। शुरुआती वर्षों में कुछ संगठनों की स्थापना हुई, जिनके प्रभाव क्षेत्रीय स्तर तक ही सीमित रहे, लेकिन इनके उद्देश्य संपूर्ण राष्ट्रहित में थे, और इन राष्ट्र हितों के द्वारा देश के भिन्न भिन्न भागों में भारतीय जनता को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया गया। ये एक दृश्य देख सकते हैं, ये आपको राष्ट्रीय आंदोलन में आंदोलित जन समुदाय झंडा लिए हुए इतना भीड़ आपको दिख रहा है ना। और देखिएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण शुरुआती राजनीतिक संगठन थे, उनका नाम दिया गया है। और यहाँ से आपको बार बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन का पिटारा है, इसको खोल दीजिए, ढाला क्वेश्चन जो मिलेगा और आंसर भी मिलेगा। ठीक है, तो जितना भी दिया गया है उसको याद रखना है, और ज़्यादा जो है आप पढ़ते भी हैं। और अगले क्लास जो कि 11th-12th में आपको ये और भी जो राजनीतिक संगठन हैं उनका जो है शुरुआती और अंतिम सब कुछ दिया गया है। तो चलिए एक एक करके आप ध्यान से सुनिएगा। पहला, 1851-52 को याद करिएगा। ब्रिटिश भारत के तीनों प्रोविंस में शुरू में अलग अलग 3 संगठनों का जो है गठन हुआ, जिसके सदस्य मुख्यतः अंग्रेज और भारतीय जमींदार थे। ठीक है, बंगाल में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास में मद्रास नेटिव एसोसिएशन, मुंबई में बम्बई एसोसिएशन। ये कब होता है गठन, ये पूछ देता है। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मद्रास नेटिव एसोसिएशन और मुंबई एसोसिएशन जो है कब जो है गठित होता है, तो आपको याद रखना है। इसमें जो है 1851-52 को याद रखिए। ठीक है, इसमें मुख्यतः कौन थे सदस्य, तो भारतीय जमींदार और अंग्रेज थे। चलिए अब दूसरा है 1867, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना महादेव गोविंद रानाडे ने किया, और इसके जो हैं इसके सदस्य मध्य वर्गीय सामान्य के लोग थे। कौन शुरू होता है, पूना सार्वजनिक सभा। हमने इसके बारे में पढ़ा भी है कि 1867 में जो है M.D. रानाडे के द्वारा जो है ये शुरू किया जाता है, महादेव गोविंद रानाडे।
अब तीसरा देखेंगे 1876 इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा कलकत्ता में किया गया। आपसे पूछा जाता है कि इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई, तो कलकत्ता में की गई। किनके द्वारा की गई? सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई। कब की गई? 1876 में की गई। और इस के सदस्य भी पढ़े लिखे आम लोग थे। 1878 देखेंगे, ये नेटिव प्रेस पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस कलकत्ता का गठन। यहाँ पर याद रखिएगा, पॉलिटिकल एसोसिएशन कॉन्फ्रेंस, नेटिव प्रेस, दोनों का जो है आपको याद रखना है। 1878 में इसका गठन कलकत्ता में। अब तीसरा है 1883 अखिल भारतीय सम्मेलन। ये भी सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा पढ़े लिखे भारतीयों को बुलाया गया अखिल भारतीय सम्मेलन 1883। सुरेंद्र नाथ बनर्जी 1876 इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्र नाथ बनर्जी कलकत्ता, याद रखिएगा। चलिए आगे है छठा नंबर 1884। छठा नंबर 1884 मद्रास महाजन सभा का गठन। इसमें अधिकांश सभा जो सदस्य थे वो मध्य वर्ग के थे। 1884 याद रखिएगा, मद्रास महाजन सभा जो है का गठन होता है 1884 में। और सबसे ज़्यादा 2 पॉइंट यहाँ पर याद रखना है। 1885 इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन, बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन, ये संस्थाओं के सदस्य कैसे थे? तो मध्य वर्ग के थे। इसका गठन 1885 में इलाहाबाद पीपुल्स एसोसिएशन और बम्बई प्रेसिडेंट एसोसिएशन का गठन होता है 1885 में। और 1885 में ही 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में होती है। और अभी आप बता सकते हैं कि कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। ये बार बार जो है क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि अभी कांग्रेस के अध्यक्ष कौन हैं और कितने सालों बाद चुनाव हुआ है, इससे पहले कौन अध्यक्ष थे। ये भी पूछा गया क्वेश्चन बहुत बार है कि राहुल गांधी अध्यक्ष बने, सोनिया गांधी अध्यक्ष थी। अब जो है चुनाव हुआ तो 2 लोगों के बीच चुनाव हुआ, एक शशि थरूर थे, एक तो मल्लिकार्जुन खड़गे थे। और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जीत जाते हैं जो कर्नाटक के निवासी हैं। और हारते कौन हैं? तो शशि थरूर हारते हैं। ये याद रखना है। अभी के कांग्रेस अध्यक्ष को और सूर्य के कांग्रेस के अध्यक्ष को हम बताएंगे ही अभी तत्कालिक जो है उसके बाद उसकी बातों को हमने यहाँ पर जाना जो क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, करेंट में पूछा जा सकता है। चलिए यहाँ पर एक बात को हम अब राष्ट्रीय जो है कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम देखेंगे। देखिए 1850 के बाद राजनीतिक संगठनों से जुड़े लोगों के मन में देश के प्रति एक सोच विकसित हुई और इन लोगों की नज़र में भारत में निवास करने वाले सभी वर्ग, धर्म, रंग, जाति, भाषा, लिंग समूह, सभी के सभी, आपको याद रखना है, लिंग समूह के लोग भारतीय लोग जो थे, समूह के लोग भारतीय हैं और भारत इन भारतीयों का घर है। भारत क्या है? इन लोगों की नज़र में भारत में निवास करने वाले सभी लोग, वर्ग, धर्म, रंग, जाति, भाषा, लिंग समूह के वह लोग क्या हैं? भारतीय हैं और भारत इन सभी भारतीयों का घर है। यहाँ के संसाधन का व्यवस्था पर भारतीयों का हक होना चाहिए। जब तक अंग्रेज यहाँ जो है यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, भारत भारतीयों का नहीं हो सकता। इसी तरह अपने देश के प्रति लोगों में राष्ट्रीयता का भावना विकास होने लगा और राष्ट्रवाद का जन्म हुआ। और यहाँ पर इस प्रकार से राष्ट्रवाद का जन्म होता है। धीरे धीरे इन संगठनों की राष्ट्रीय चेतना और गहरी होती गई। इस भावना का आधार यह सोच थी कि भारतीयों को भारत और राष्ट्र के लोगों के बारे में सोचने, समझने और काम करने की आज़ादी होनी चाहिए। इस तरह भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जगी। इसे पनपने में कई कारणों में जो है मिलजुल कर भूमिका निभाई।
अब आगे है कि भारत में अंग्रेजी राज का औपनिवेशिक नीतियों ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भारत का आर्थिक शोषण करना शुरू किया। इंग्लैंड ने अपनी औद्योगिक ज़रूरतों की पूरा करने के लिए कच्चे माल के निर्यात और तैयार माल के लिए बाजार खरीदार के रूप में भारत का उपयोग करना शुरू किया। उदाहरण के लिए आप जानते भी हैं कि उदाहरण के स्वरूप इंग्लैंड ने अपना कपड़ा उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए भारत से निर्यात होने वाले कपड़ा पर भारी मात्रा में टैक्स लगा दिया, जबकि इंग्लैंड से तैयार माल यहाँ पर क्या था, कर मुक्त व्यापार हुआ था। आपको याद है ना, राहत दी गई थी। और अंग्रेज़ों का सिविल एवं सैन्य प्रशासन की काफ़ी खर्चीला था। सिविल और सैन्य प्रशासन कैसा था, खर्चीला था। ऊंचे पदों पर भारतीयों की बहाली ना करके अंग्रेज़ों की बहाली की जाती थी। उन्हें मोटी तनख्वाह दी जाती थी। अपनी तनख्वाह की सारी रकम वे इंग्लैंड भेज देते थे। भारतीय मामलों से जुड़े इंग्लैंड में काम करने वाले अफसर को भी भारत से ही पैसा दिया जाता था। जो भी भारतीय मामलों से जुड़े इंग्लैंड में काम करने वाले अफसर होते थे, उनको भी भारत से ही पैसा भेजा जाता था। इन आर्थिक शोषणों के कारण भारत में अकाल साल दर साल बढ़ने लगा, क्योंकि भारतीय कृषि अपनी ज़रूरतों के अनुसार अनाज का उत्पादन नहीं करते थे, बल्कि इन्हें इंग्लैंड की जनता एवं उद्योग को ध्यान में रखकर वस्तुओं का उत्पादन करना पड़ता था। आपने पढ़ा होगा कि सोरा का, अफीम का इत्यादि, नील का, इन सभी का खेती करवाया जाता था। ये अपना मक्का गेहूँ कैसे रोपेंगे, धान कैसे, या जब धान की खेती होती थी तभी नील की खेती होती थी, और जबरन बैल को क्या करता था, नील की खेती को जोतने के लिए, तैयार करने के लिए ले जाता था। यहाँ पर आर्थिक शोषण ऐसा हुआ कि यहाँ पर दरिद्रता समा गई, यहाँ पर काल पड़ने लगा। भारतीय नेताओं ने अंग्रेजों की भारत विरोधी आर्थिक नीति को ही दरिद्रता के लिए जिम्मेदार बताया। इसके अनुसार स्वदेशी माल और स्वराज की समस्या का एकमात्र समाधान था। क्या था, स्वदेशी माल चाहिए और स्वराज अपना राज ही एक समस्या का समाधान मात्र था। अंग्रेज ने संपूर्ण भारत को अपने हित में राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। भारत की राजनीतिक एकता ने देश के हर कोने के लोगों को मिलने जुलने का अवसर प्रदान किया। अंग्रेजों ने राजनीतिक एकता स्थापित करने के साथ ही प्रशासनिक एकरूपता भी कायम की। समूचे भारत में एक ही तरह की न्यायिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। अंग्रेजों ने संपूर्ण भारत को सड़क, तार एवं रेलवे के माध्यम से एक सूत्र में बांधा। परिवहन के साधनों एवं प्रशासनिक एकरूपता में अलग अलग जगहों पर रहने वालों को मिलने जुलने एवं ब्रिटिश प्रशासन की शोषणकारी नीतियों पर विचार विमर्श करने का मौका दिया। फलस्वरूप भारत में राष्ट्रवाद की भावना को संगठित होने के लिए एक मंच मिला। यहाँ पर यह मौका मिलता है, मौका का लोग को नहीं मारता है चौका, जानते हैं ना, मौका मिलेगा तो चौका लगेगा ही। और यहाँ पर मंच मिल गया, तब अंग्रेजी शिक्षा ने भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद की भावना को सशक्त किया। पाश्चात्य शिक्षा प्रणाली ने संपूर्ण भारत को एक नया बुद्धिजीवी वर्ग दिया, जो पाश्चात्य विचारों, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना से प्रेरित था। अंग्रेजी भाषा के रूप में शिक्षित भारतीयों को एक संपर्क भाषा मिली, जिसके माध्यम से वे अपनी समस्याओं एवं विचारों से संपूर्ण भारत में एक दूसरे को अवगत करा सकते थे। अंग्रेजों के आगमन के पश्चात भारत में आधुनिक समाचार पत्रों का विकास हुआ। सस्ते समाचार पत्र लोगों तक पहुंचने लगे। धीरे धीरे भारतीयों के द्वारा भी समाचार पत्र छापे जाने लगे। इन समाचार पत्रों में अंग्रेजों की शोषणकारी नीतियों को उजागर किया। समाचार पत्रों के माध्यम से जब अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण का पर्दाफाश होने लगा, तो अंग्रेजों ने वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 के माध्यम से प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की, ताकि इनका प्रसार रुक जाए। ये याद रखेंगे, ये कब शुरू होता है और क्यों शुरू होता है, तो अपने आलोचक हैं उसको बंद करने के लिए। ये वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। कब शुरू हुआ, तो 1878 में शुरू हुआ, 1878 में।
क्यों किया गया? तो क्योंकि जो अखबार में, जो समाचार पत्रों में जो ये माध्यम थे अंग्रेजों के अत्याचार एवं शोषण का पर्दाफाश हो रहा था, वो रोकने के लिए इसको प्रतिबंध कर दिया। लेकिन प्रतिबंध के बावजूद भी भारतीय समाचार पत्र अपने मिशन मतलब कार्य में लगे रहे। यहाँ पर आपको एक पॉइंट बस याद आपको यहाँ पर रखना है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 आपको बार बार पूछा जाता है। अगला देखेंगे यहाँ पर कि अंग्रेजों के शोषण के विरुद्ध समाचार पत्रों के जनमत बनाने एवं राष्ट्रीयता के प्रसार में मुख्य भूमिका अदा की। यहाँ पर देखिए, देसी भाषा, वर्नाक्यूलर मतलब क्या? देसी भाषा। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट 1878 के द्वारा भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अगला है कि इंडियन मिरर, बंगाली केसरी, मराठी हिंदू, पेट्रियट जो है, अमृत बाजार पत्रिका इत्यादि अनेक अंग्रेजी समाचार पत्र एवं भारतीय भाषा के समाचार पत्रों ने अंग्रेजों के कुकृत्यों को प्रकाशित किया ही साथ साथ प्रतिनिधियों के द्वारा शासन की व्यवस्था, स्वतंत्रता एवं लोकतांत्रिक विचारों को आम लोग के बीच लोकप्रिय बनाया। और इस प्रकार भारतीय समाचार पर राजनीतिक प्रशिक्षण एवं राष्ट्रवादी विचारों के फैलाव के मुख्य हथियार के रूप में काम करने लगे। कुछ अंग्रेज विद्वानों जैसे कि विलियम जोन्स, मैक्स मूलर आदि ने शोध एवं उत्खनन के लिए प्राचीन भारतीय संस्कृति के समृद्ध एवं बहुमूल्य धरोहर को उजागर करने का सफल प्रयास किया। ये विलियम जोन्स और मैक्समूलर का नाम याद रखिएगा। शोध एवं उत्खनन के लिए प्राचीन भारत का जो है शोध कर रहा था, और यही जो है समृद्ध और बहुमूल्य धरोहर को उजागर करने में ये सफल प्रयास करता है। यूरोपीय विद्वानों ने वेदों, उपनिषदों आदि की व्याख्या से यह साबित करने का प्रयास किया कि भारतीय आर्य उसी मानव शाखा के लोग हैं जिसने यूरोपीय जातियां उपजी है। ये क्या, कौन है? भारतीय आर्य उन मानव शाखा के लोग हैं जिनसे यूरोपीय जातियां उपजी है। इससे भारतीयों में जो कुंठाग्रस्त थे आत्मविश्वास जगा। शिक्षित भारतीयों ने अपनी पुरानी परंपरा, रीति रिवाजों एवं सामाजिक प्रथाओं का पुनः परीक्षण करना शुरू किया, और इन लोगों ने भारतीय समाज की बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। उपरोक्त परिस्थितियों के आलोक में जब भारत में राष्ट्रवादी विचार एक आकार लेने लगा, तब शुरू होता है ICS। अब IAS है। क्या है? पहले जो है ICS था, अब उसका नाम क्या रखा गया है? IAS। में भर्ती होने की आयु घटाकर जो है 21 वर्ष थी, उसको 19 कर दिया गया, ताकि भारतीय शिक्षित युवक जो है परीक्षा में शामिल ही ना हो सके। यहाँ पर देख सकते हैं इन सारे कारणों से क्या हुआ। तो यहाँ पर एक जो ICS की भर्ती होती थी, जो अभी IAS कहलाता है, उस समय इसकी आयु 21 वर्ष थी, उसको घटाकर 19 कर दिया, ताकि जो भारतीय शिक्षित युवक हैं वो इस परीक्षा में शामिल ही ना हो सके। भारतीय शस्त्र अधिनियम बनाकर भारतीयों को नियंत्रित एवं प्रताड़ित करने का प्रयास किया गया। इन कार्यों ने अंग्रेजों के प्रति असंतोष को बढ़ावा दिया। कई राजनीतिक संस्थाओं का जन्म हुआ एवं सरकार विरोधी आंदोलन चले। अब यहाँ पर देखेंगे ये क्या है? कांग्रेस के संस्थापक सदस्य टोटल जो हैं, देखिए लॉर्ड रिपन ने जाति भेद, लॉर्ड रिपन और लिटन दो होते हैं, तो लॉर्ड रिपन ने जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसने इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जिला एवं नत जो है शस्त्र न्यायाधीश को भी वही शक्ति का वो अधिकार प्रदान किया जो यूरोपीय न्यायाधीशों को मिले हुए थे। ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो यूरोपीय न्यायाधीशों को शक्ति मिला हुआ था, जो अधिकार मिला हुआ था, और जो ये सारे अधिकार थे, ये अधिकार किसको और किसने दिलवाया? तो लॉर्ड लिपन ने यह जाति भेद पर आधारित न्यायिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। इसने इल्बर्ट बिल के माध्यम से, कौन बिल आता है? इल्बर्ट बिल। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इल्बर्ट बिल के माध्यम से भारतीय जिला शस्त्र न्यायाधीश को भी वही शक्ति प्रदान किया जो यूरोपीय न्यायाधीशों को मिले हुए थे।
यह व्यवस्था यूरोपियों को पसंद नहीं आई। जो अंग्रेज था उसको ये पसंद नहीं आया। एल्बर्ट बिल इसको पसंद नहीं आया। लॉर्ड लिपन के द्वारा किया जा रहा प्रयास इसको पसंद नहीं आया। और इन्होंने क्या किया, तो इन लोगों ने एल्बर्ट बिल का जो है संगठित रूप से विरोध किया। फलतः वायसराय को यह बिल वापस लेना पड़ा। और लिपन ने क्या किया, यहाँ पर जो लिपन जो है वो क्या करता है कि बिल को वापस ले लेता है। क्यों? क्योंकि ये जो न्यायाधीश थे, जो यूरोपीय न्यायाधीश थे, ये एल्बर्ट बिल का विरोध करते हैं और वायसराय को यह बिल वापस लेना पड़ा। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि भारतीयों को यूरोपीय के बराबर दर्जा हासिल नहीं है। साथ ही साथ संगठित विरोध के कारण के बाद और जो है सरकार किसी निर्णय को वापस लेने पर बाध्य हो सकती है। और यहाँ पर यह भी सिद्ध हो गया कि अगर संगठन होगा तो सरकार जैसे कि कोई भी निर्णय वापस ले सकती है। आप हाल ही में देख सकते हैं कृषि बिल को, जब किसान डट गए, साल लग गया तो कृषि बिल वापस हो गया। देखिए ना, यही था उस समय भी। यहाँ पर यह सिद्ध हो गया कि अगर संगठित होना है, संगठित हो गए तो कोई भी काम किया जा सकता है, बिल जो है वापस हो सकता है। और इस प्रकार उपरोक्त कार्यों एवं परिस्थितियों ने राष्ट्रवादी भावना के साथ एक राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता को अपरिहार्य बना दिया। फलतः 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना बम्बई के गोकुल दास कॉलेज के हॉल में भारत के विभिन्न भागों से आए 72 प्रतिनिधियों के द्वारा की गई। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह कहाँ किया गया, कब किया गया, तो याद रखिएगा कितने सदस्य थे, तो याद रखिएगा ये बम्बई में हुआ और गोकुल दास कॉलेज के हॉल में हुआ और 28 दिसंबर 1885 को हुआ। टोटल प्रतिनिधि कितने थे, तो मात्र 72 थे। विभिन्न भागों से आए हुए प्रतिनिधि की संख्या मात्र 72 थी। तब पर भी यहाँ पर स्थापना होती है गोकुल दास कॉलेज हॉल में और 1885 को 28 दिसंबर को। आप जानते हैं कि 28 दिसंबर को स्थापना दिवस बनाया जाता है कांग्रेस का। चलिए अब देखिए, कांग्रेस के शुरुआती नेताओं ने दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी और RC दत्त, यही बनते हैं। WC बनर्जी पहले जो है अध्यक्ष बनते हैं। RC दत्त थे और एक साल बाद शामिल होने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे पढ़े लिखे और दूरदर्शी व्यक्ति थे। इन नेताओं ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए A.O. ह्यूम जैसे अवकाश प्राप्त अंग्रेजी अधिकारी को अपना मुख्य संगठन कर्ता बनाया। आपसे पूछा भी जाता है कि किसके द्वारा जो है यह जो है कांग्रेस की स्थापना की गई, तो A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया। कब किया गया, तो 1885 को 28 दिसंबर को किया गया। कितने प्रतिनिधि थे, 72 प्रतिनिधि थे। और कहाँ पर किया गया, बम्बई में किया गया। कहाँ पर, कौन हॉल में, गोकुल दास कॉलेज के हॉल में। और किनको बनाया गया मुख्य संगठनकर्ता, तो A.O. ह्यूम थे। ये अवकाश प्राप्त अंग्रेज अधिकारी थे। यहाँ पर देखेंगे कांग्रेस के शुरुआती दिन। तो शुरुआती दिन में कांग्रेस अपने शुरू के दिनों में राष्ट्रीय चेतना के फैलाव का हर संभव प्रयास करना चाहती थी, क्योंकि अंग्रेज प्रशासक भारत को राष्ट्र के रूप में मानते ही नहीं थे। वे सिर्फ भारत को एक भौगोलिक शब्दावली के रूप में परिभाषित करते थे, क्योंकि भारत उनकी नज़र में अलग अलग धर्मों, संप्रदायों, जातियों एवं भाषियों का समूह था। कांग्रेसी नेताओं ने इसका खंडन नहीं किया, बल्कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले, तिलक आदि नेताओं ने नेता ने भारत को बनता हुआ राष्ट्र बताया। क्या कहा कि ये खंडन नहीं किए, लेकिन ये बताए कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोखले आदि नेताओं ने भारत को बनता हुआ राष्ट्र बताया। कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि भारत की सांस्कृतिक विभिन्नताओं को देखते हुए सावधानीपूर्वक राष्ट्रीय एकता की कोशिश की जाए। यह तय किया गया कि कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन बारी बारी से देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में आयोजित किए जाए और अध्यक्ष उस क्षेत्र का न हो जहां अधिवेशन हो रहा हो।
ये भी पॉइंट बहुत बार पूछा गया है। यह तय किया गया कि जहाँ पर अधिवेशन होगा वहाँ का उस क्षेत्र का व्यक्ति अध्यक्ष नहीं होना चाहिए, और अधिवेशन जो है बारी बारी अनेक जो है अन्य क्षेत्रों में हो, भिन्न भिन्न जो है हिस्सों में हो। देखिए, आपको एक दो बात और हम बताएंगे यहाँ पर, बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें हैं कि यहाँ पर आपको ये जानना है कि पहला जो है आपका अध्यक्ष कौन होता है। कांग्रेस का अधिवेशन का पहला अध्यक्ष कौन होता है, ये बार बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहले अध्यक्ष कौन होते हैं। तो ये पहले अध्यक्ष यही हैं, WC बनर्जी। WC बनर्जी मतलब व्योमेश चंद्र बनर्जी, यही अध्यक्ष थे, पहले अध्यक्ष कांग्रेस के। दूसरा अध्यक्ष कौन होते हैं, तो दादा भाई नौरोजी। और यह कहाँ होता है अधिवेशन, तो कलकत्ता में होता है 1886। और तीसरा अधिवेशन होता है मद्रास में 1887 में। इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, तो ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। ये भी पूछा जाता है कि कौन प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब जी। ये तीसरा अधिवेशन के अध्यक्ष थे। कहाँ पर हो रहा था, तो मद्रास में हो रहा था, और 1887 में हो रहा था। कब, 1887 में हो रहा था। और आपसे ये भी पूछा जाता है कि चौथा अधिवेशन, जो प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूल था। और यह कहाँ हो रहा था, तो ये इलाहाबाद में हो रहा था। और कब हुआ, तो 1888 में हुआ। ये तो हर वक्त जो है क्वेश्चन के फॉर्म में आप देखते ही हैं कि पहला जो है अंग्रेज कौन था जो अध्यक्ष बना कांग्रेस का, ये जॉर्ज यूल था। कहाँ बना, तो इलाहाबाद में बना। कब बना, तो 1888 में बना। और केमा था जो चौथा अधिवेशन था। आपसे ये भी पूछा जाता है कि कब जो है वंदे मातरम गाया गया, तो वंदे मातरम कब गाया गया और कहाँ गाया गया, केमा अधिवेशन था, ये सब पूछा जाता है। तो 12वां अधिवेशन था। 1896 ईस्वी को जो है वंदे मातरम गाया गया, और इसके जो है अध्यक्ष कौन थे, रहमतुल्लाह सयानी थे। रहमतुल्लाह सयानी के अध्यक्षता में कलकत्ता में ये अधिवेशन होता है, और यहीं पर सबसे पहले वंदे मातरम गाया जाता है। 1896 को याद रखिएगा, 12वां अधिवेशन था। और आपसे एक दो क्वेश्चन और भी पूछा जाता है, जो कि आपको पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया, दादा भाई नौरोजी। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग जो है दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे इसमें, और कलकत्ता में ही हो रहा था। कलकत्ता में ही जो है यह अधिवेशन हो रहा था 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 22वां ये अधिवेशन था। और आपसे एक दो क्वेश्चन और पूछता है कि 23वां अधिवेशन होता है। 23वां अधिवेशन सूरत में होता है 1907 में, और इसमें क्या होता है, तो कांग्रेस का प्रथम विभाजन हो जाता है। यहाँ पर गरम दर और नरम दर दो भाग में टूट जाते हैं। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो डॉक्टर रास बिहारी घोष कर रहे थे। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो रास बिहारी घोष कर रहे थे। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन होता है, तो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे, तो दादा भाई नौरोजी कर रहे थे। और सबसे पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया 22वां यह सम्मेलन था, अधिवेशन था। तो ये आपको याद रखना है सारी बातें। हमने कुछ भी जो है कुछ जो मेन पॉइंट हैं आपको हमने यहाँ पर 1907 तक के जो अधिवेशन हैं वहाँ तक के बताए। और भी बहुत कुछ हैं, हम उसको अगले जो है एक अधिवेशन का वीडियो बनाकर हम आपको देंगे लेकर, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलिए, हम यहाँ पर देखेंगे कि कांग्रेस ने यह तय किया कि किसी भी प्रस्ताव को पारित करने में अल्पसंख्यकों के विचारों को ध्यान में रखा जाए तथा काउंसिल में उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों की संख्या आबादी के अनुपात से कम न हो। शुरुआती दौर से ही राष्ट्रवादी धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर थे। राष्ट्रवादी नेता धर्मनिरपेक्षता के प्रबल पक्षधर थे, और कांग्रेस यह भी चाहती थी कि राजनीतिक कार्यकर्ता संगठित होकर अखिल भारतीय स्तर का पर जो है अपनी गतिविधि चलाए। यहाँ पर देखेंगे जो कि कांग्रेस में शुरुआती दिनों में बिहार के प्रतिनिधि, बिहार के भी क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। बिहार का ये बुक है तो बिहार का क्वेश्चन तो पूछेगा ही, और बिहार से जो बनता क्वेश्चन है यहाँ पर आपको थोड़ा सा भी दिखने को मिलेगा कि कांग्रेस की स्थापना के समय बिहार से कई प्रतिनिधि तो शामिल नहीं था, लेकिन कलकत्ता के दूसरे अधिवेशन कब होती है, 1886 में। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो दादा भाई नौरोजी होते हैं। यहाँ पर दूसरा अधिवेशन 1886 और कहाँ पर होता है, ये भी हम आपको अभी तक बताया कि कलकत्ता। ये क्या है, कलकत्ता। और 1886 दूसरा दादा भाई नौरोजी। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
और यहाँ पर कुल जो है 16,000 रुपये जो है खर्च हुए, जिसमें 2500 रुपये का सहयोग अकेले दरभंगा महाराज ने किया। दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह द्वारा किया गया था। 16,000 रुपये खर्च होते हैं। दूसरे अधिवेशन कलकत्ता जो है अधिवेशन और 1886 में इसमें 2500 रुपया अकेला खुद कौन देता है, तो ये देते हैं महाराज दरभंगा महाराज लक्ष्मेश्वर सिंह। हथुआ एवं डुमराव महाराज ने भी सहयोग किया। द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में बिहार से शालिग्राम सिंह एवं यहाँ पर रखेंगे याद कि विश्वेश्वर सिंह कुल्हड़िया स्टेट के जिनके नाम पर जो है नाम पर ही BN कॉलेज विश्वेश्वर सिंह के नाम पर है। यहाँ पर याद रखना है, द्वितीय अधिवेशन में डेलीगेट के रूप में कौन गए थे, तो शालिग्राम सिंह और विश्वेश्वर सिंह कुल्हड़िया स्टेट जिनके नाम पर BN कॉलेज शामिल हुए थे, एवं पुनेंदु नारायण सिन्हा एवं गजाधर प्रसाद जो पेशे से वकील थे। ये भी जो है पुनेंदु नारायण सिन्हा और गजानंद प्रसाद जो क्या थे, वकील थे पेशे से। अब हम पढ़ेंगे गोपाल कृष्ण गोखले के बारे में। थोड़ा सा पॉइंट दिया गया है कि जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए। ये पॉइंट आपसे पूछा जाता है कि किनका ये कहा गया है, तो ये याद रखिएगा किनका ये कहा गया है कि जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए, ताकि धर्म जाति वर्ग की विभिन्नताओं को परे रख कर वे एकजुट हो सके। ना धर्म ना जाति ना वर्ग, सबको छोड़ दो, एकता में जुड़ो। ये कहने वाले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए, ताकि धर्म जाति वर्ग ये सभी भिन्नताओं को परे छोड़ दे। इसमें कोई जो है यहाँ पर धर्म से क्या हो जाता है, उसको कहते त्यागो और एकजुट हो। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, ये नारा आप भी जानते हैं। और उस समय जो है दिया गया स्वतंत्रता के जो हैं, यहाँ पर देखिएगा कि शुरू में कांग्रेस के जन आंदोलन लामबंदी आदि चलाना नामुमकिन था, अतः उन्होंने सामाजिक चेतना जगाने और जनमत बनाने के लिए मध्यवर्गीय लोगों से संपर्क शुरू किया, जो धीरे धीरे आम लोगों तक पहुंचा। और यहाँ दादा भाई नौरोजी के बारे में हम पढ़ेंगे। इन्होंने क्या कहा कि हम यहाँ राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए हैं, ताकि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सके। ये दादा भाई नौरोजी पारसी थे। ये उन्होंने क्या कहा कि हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के जो है रूप में इकट्ठे हुए, ताकि हम अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सके। देखिए, आपको यहाँ पर एक और बात हम बता दें कि दादा भाई नौरोजी को भारत का वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। वयोवृद्ध पुरुष किनको कहा जाता है, तो दादा भाई नौरोजी को। ये जो है आपको याद रखना है और इनका काल आपको याद ही रखना है। बहुत बार जो है क्वेश्चन पूछा भी जाता है। काल इनका बता दें हम आपको, 4 सितंबर 1825 को ये जन्म लेते हैं और 30 जून 1917 को इनकी मृत्यु होती है। 1825 लगभग जो है 100 साल पुराने ही वाले थे। थोड़ा और रुकते तो 100 साल पूर जाता, 7-8 साल जो है और रुकते तो 100 साल पूर जाता। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन बहुत सहयोग ये दिए। और अर्थशास्त्र में भी इनको पढ़ते हैं आप। बहुत कुछ इनकी जानकारी हम आगे भी लेंगे, इनसे बहुत कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके बुक का जो है नाम पूछा जाता है। चलिए आगे हम चलेंगे। WC बनर्जी, यहाँ पर हमने WC बनर्जी के बारे में ऊपर पढ़ा है। जो यहाँ पर है कि ये चित्र को पहचान लीजिए और याद रखिएगा कि कांग्रेस का उद्देश्य क्या बोल रहे हैं, कौन क्या बोल रहे हैं, किनका क्या थॉट है, ये आपको याद रखना है। कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारा के माध्यम से भारतीय जनता के बीच सभी तरह के जाति वर्ग और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को समाप्त करना और देश के लिए काम करने वालों के बीच भाईचारा और दोस्ती का और मजबूत बनाना।
यहाँ पर याद रखना है, हम तीनों को एक बार पढ़ते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी और व्योमेश चंद्र बनर्जी, ये तीनों को हम एक बार पढ़ देते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला, गोपाल कृष्ण गोखले, जहाँ तक हो सके हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में राष्ट्रीय चेतना पैदा करनी चाहिए और इसे बढ़ावा देना चाहिए ताकि धर्म, जाति और वर्ग की विविधताओं को परे रखकर वे एकजुट हो सके। दूसरा पढ़ेंगे, दादा भाई नौरोजी, हम यहाँ एक राजनीतिक संगठन के रूप में इकट्ठे हुए ताकि हम अपने राजनीतिक आकांक्षाओं से अपने शासकों को अवगत करा सके। तीसरा, WC बनर्जी, कांग्रेस का उद्देश्य भाईचारा के मध्य से भारतीय जनता के बीच सभी तरह के जाति, वर्ग और क्षेत्रीय पूर्वाग्रहों को समाप्त करना और देश के लिए काम करने वाले के बीच भाईचारा और दोस्ती का और मजबूत बनाना है। देखिए यहाँ पर क्षेत्रीय पूर्वाग्रह है ना, ये क्षेत्रीय पूर्वाग्रह था कि जो बड़े बड़े लोग ही जो हैं ये इसमें ज्वाइन है, कांग्रेस में छोटे लोगों की इसमें ज्वाइन नहीं है, ऐसा जो है पूर्वाग्रह था। चलिए आगे हम देखेंगे, यहाँ पर कांग्रेस के नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि हम एक राष्ट्र हैं और उपनिवेशवाद हमारा दुश्मन और इसी दुश्मन के खिलाफ हमारा संघर्ष है। यह सही है कि उस समय के नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ कोई जन आंदोलन नहीं चलाया, लेकिन उन्होंने उपनिवेशवाद के खिलाफ वैचारिक लड़ाई की शुरुआत अवश्य की। कांग्रेस के तात्कालिक राजनीतिक विचारधाराओं, सामाजिक वर्गों और समूहों को अपने साथ जोड़कर राष्ट्रवाद को आंदोलन के रूप में स्थापित किया और इस प्रकार कहा जा सकता है कि कांग्रेस ने अपनी प्रारंभिक अवस्था में लोकतांत्रिक एवं धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की आधारशिला रखी, जनता में राजनीतिक चेतना पैदा की और उसे राजनीतिक रूप से शिक्षित किया। अपने प्रथम 20 वर्षों में कांग्रेस ने जन आंदोलन की जो है जमीन तैयार करने का काम किया। अब स्वराज की चाहत हमने आपको ऊपर बताया भी है क्वेश्चन में कि सबसे पहले स्वराज शब्द का जो है इस्तेमाल कब किया गया और किनके जो है आंदोलन किनके अधिवेशन, उस समय जो है अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे और वो अधिवेशन संख्या कितनी थी। ये हमने आपको बताया कि स्वराज शब्द की सबसे पहले जो है प्रयोग दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता में 1906 में किया गया और यह 22वां सम्मेलन था। ये हमने आपको बताया। अब देखेंगे स्वराज की चाहत कि 19वीं सदी के अंतिम दशक आते आते कांग्रेस के ही बहुत सारे नेता ब्रिटिश शासन विरोधी राजनीतिक और तरीकों से असहमत दिखने लगे थे। वे कांग्रेस की प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति के प्रबल विरोधी थे। इस तरह की विचारधारा का नेतृत्व बंगाल के बिपिन चंद्र पाल, पंजाब में लाला लाजपत राय और महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे। लाल, बाल, पाल, ये तीनों को याद रखिएगा आप। बाल गंगाधर तिलक ये महाराष्ट्र के और बिपिन चंद्र पाल ये बंगाल के, और ये जो है आपको पूरे याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। और पंजाब के लाला लाजपत राय, ये तीनों के तीनों क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। किनको कहा जाता है लाल, बाल, पाल, पूरा नाम आपसे पूछ लिया जाता है तो बिपिन चंद्र पाल थे। ये बंगाल से थे, पंजाब से लाला लाजपत राय थे और महाराष्ट्र से बाल गंगाधर तिलक थे। इन्होंने प्रार्थना निवेदन की बजाय रचनात्मक कार्यों का आत्मनिर्भरता पर जोर दिया। इन्होंने अंग्रेज की न्यायप्रियता एवं नेक इरादों पर कोई भरोसा नहीं था। वे संगठन को ताकतवर और संगठित बनाना चाहते थे ताकि स्वराज के लिए अंग्रेजों से लड़ सके। तिलक ने नारा दिया, ये भी तिलक का नारा आपको याद रखना है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। स्वराज मिला क्या है? जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। आप बीपीएससी प्रीवियस ईयर जो लेता है उसमें उठाकर देख लीजिए, बार बार क्वेश्चन पूछा गया है। इन नेताओं ने गांव-गांव जाकर लोगों को संगठित किया और तथा स्वराज के साथ साथ स्वदेशी की महत्ता पर भी बल दिया। स्वराज के साथ साथ अब स्वदेशी। प्रार्थना का एवं प्रतिवेदन की नीति क्या है?
शिक्षकों से चर्चा करने के लिए कहता है कि आप हाथ जोड़कर आप जो है प्रतिवेदन दे रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि आप ऐसे करिए, ये जो है ये प्रार्थना है, आप जो कहिएगा हम थोड़ा आपको सूचना पहले दे देते हैं कि ऐसे ऐसे हम करने वाले हैं और आपसे हम अनुरोध कर रहे हैं कि आप ऐसा करिए। ये आप समझ गए कि प्रार्थना एवं प्रतिवेदन की नीति क्या है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि अंग्रेजी सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए आंदोलन की जगह प्रार्थना करना है, शांति से लिखित तौर पर जो है प्रतिवेदन देना है, उनके जरिए जो है आग्रहपूर्वक जो है उनसे बातें करनी है। यही था प्रार्थना और प्रतिवेदन की नीति। यहाँ पर देखेंगे बंगभंग एवं स्वदेशी आंदोलन को, बहुत ही इम्पोर्टेंट। लॉर्ड कर्जन ने राष्ट्रीय भावना को कमजोर करने के लिए 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश निकाला। पहला बात तो आप लॉर्ड कर्जन को याद रखिएगा, दूसरा बात तो यहाँ पर राष्ट्रीय भावना याद रखिएगा, तीसरा बात 1905 याद रखिएगा। ये तीनों पॉइंट जो हैं, तीनों पॉइंट से क्वेश्चन बनते हैं। क्यों किया गया? राष्ट्रीय भावना को कमजोर करने के लिए। किसने किया? लॉर्ड कर्जन ने किया। कब किया? तो 1905 में किया। एक देखते हैं, हम आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये बताते हैं। ये जो देखिएगा, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र आपको यह इधर वाला पूरब का है, इधर वाला पश्चिम का है। और यहाँ पर मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, यहाँ पर हिंदू बहुल क्षेत्र था। और यहाँ पर इसी के कारण इसको बांट दिया। कहा कि राष्ट्रीय जो है एकता, राष्ट्रीय भावना यहाँ पर कमज़ोर हो जाएगा, और इसको इधर बांट दिया। जो अभी देखते हैं कि पश्चिम बंगाल इधर वाला है और पूर्वी बंगाल जो है वो अभी आपको क्या मिलता है? वो अभी आपको बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर हम चलेंगे, ये निकाल दिया। अब क्या है? तो उस समय बंगाल के अंतर्गत कौन कौन से आते थे? तो अभी हमने आपको बता दिया। बंगाल के अंतर्गत बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार और झारखंड के प्रदेश थे। अंग्रेजों का तर्क था कि चूंकि यह प्रांत काफ़ी बड़ा है, अतः प्रशासनिक सुविधा के लिए बंगाल का विभाजन अनिवार्य है। क्यों? प्रशासनिक सुविधा चाहिए और यह जो है क्षेत्र बहुत बड़ा है। लेकिन इस विभाजन के पीछे छिपी हुई मंशा थी कि एकीकृत बंगाल, जो कांग्रेस अथवा राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ था, उसे सामुदायिक आधार पर हिंदू बहुल बंगाल, जो पश्चिम बंगाल, हिंदू बहुल जो है पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड एवं उड़ीसा में, तथा मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल जो है पूर्वी बंगाल, मुस्लिम बहुल पूर्वी बंगाल को एक दूसरे से विभाजित किया जाए। आपको हमने अभी तो नक्शा में बता दिया। और इस विभाजन में बंगाल भाषी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया। बंगाल भागी जो ये जो देख रहे हैं क्षेत्र, ये इधर और इधर दो भाग विभाजित हो गया। यहाँ पर समझिएगा कि विभाजित किया गया, और इस विभाजन में बंगला भाषी क्षेत्र को दो भागों में विभाजित किया गया। तो इसमें भिन्न भौगोलिक तथा भाषाई स्थिति रखने वाले बिहार, उड़ीसा और झारखंड को पश्चिम बंगाल के अंतर्गत रखा गया। यहाँ पर भाषाई आपको यहाँ पर तो दिखता है ना, जब ये बिहार और बंगाल और उड़ीसा ये सारे के सारे जब पश्चिम बंगाल एक थे, तो यहाँ पर भी विभिन्न जो है भौगोलिक स्थिति थी और भाषा भी अलग अलग था। झारखंड क्यों अलग हो गया, उड़ीसा क्यों अलग हो गया बिहार से, सब यही कारण था। तो ये जो था, लेकिन यहाँ पर सभी के अंतर्गत यहाँ पर पश्चिम बंगाल एक बन गया और धीरे धीरे जो है अलग होता है, ये तो आप जान ही रहे हैं। अब होता क्या कि राष्ट्रीय एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कर्जन के इस कार्य का विरोध करने का निर्णय लिया। किसने लिया? तो कांग्रेस ने लिया। राष्ट्रवादी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इस कार्य को करने से क्या किया? विरोध किया। 16 अक्टूबर 1905 को विभाजन लागू होने के दिन, याद रखेंगे कब विभाजन लागू होता है? 16 अक्टूबर 1905 को। विभाजन होने के दिन समूचे बंगाल में शोक दिवस मनाया गया। डेट याद रखिएगा और शोक दिवस भी याद रखिएगा। कब शोक दिवस मनाया जाता है? तो बंगभंग
दे देता है, भंग भी दे देता है। बंगाल विभाजन कब होता है? बंगाल विभाजन तो 16 अक्टूबर 1905 को होता है। क्यों होता है? तो कर्जन का यहाँ पर जो है राजनीति किया, और यहाँ पर राजनीति इस प्रकार से हुआ क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और जो भी क्षेत्रीय मतलब कि राष्ट्रीय दल जो था, नेता जो था, यहाँ पर जो भी यहाँ पर राष्ट्रीय भावना को उजागर करने वाले जो भी यहाँ पर नेता आए, दल आया, सबको तोड़ना चाहा, राष्ट्रीय भावना को कमजोर करना चाहा। और जो ये राष्ट्रीय आंदोलन का गढ़ सामुदायिक मतलब कि सामुदायिक आधार पर यहाँ पर उसने क्या किया? तोड़ दिया। यहाँ पर बिहार, बंगाल, उड़ीसा को एक कर दिया, और यहाँ पर मतलब पश्चिम बंगाल, पूरा बंगाल था, और एक हो गया पश्चिम, एक हो गया पूरब। ये याद रखिएगा। तब तो पश्चिम पूरब हो गया, ऐसे तो पूरा बंगाल था ना, ऐसे ये पूरा बंगाल था। अब देखेंगे आगे क्या होता है। तो यहाँ पर जो है राष्ट्रवादी भावना में हमने यहाँ पर देख लिया कि शोक दिवस बनाया गया। 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस बनाया गया। लोगों ने उपवास रखे। बंगाल की गलियों में वंदे मातरम के नारे गूंजे। बंगाल की गलियों में वंदे मातरम की नारे गूंजे। ये वंदे मातरम की नारे आप वंदे मातरम के बारे में जानते हैं। कलकत्ता के टाउन हॉल में एक सभा हुई जिसमें तिलक भी उपस्थित थे। लोगों ने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार एवं स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग का संकल्प लिया। छात्रों ने स्कूलों एवं कॉलेजों तथा वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया। स्वदेशी आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़ कर भाग लिया। ये स्वदेशी आंदोलन को देश के कोने कोने में राष्ट्रवादियों ने फैलाने का निर्णय लिया। बंगाल से बाहरी स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व तिलक और लाला लाजपत राय के हाथों में था। जो बंगाल से बाहर होगा वो तिलक और लाला लाजपत राय कर रहे थे। यहाँ पर आगे हम चलेंगे। सरकार ने दमन का सहारा लिया। यहाँ पर भी सरकार क्या करता है? दमन का सहारा लेता है। आम सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिए गए, अखबारों पर जुर्माना लगाया गया और राष्ट्रीय नेताओं को गिरफ्तार किया गया। तिलक को राजद्रोह का जो है आरोप लगाया गया और 6 वर्षों के लिए उनको कारावास दे दिया गया। और जो है आंदोलन धीरे धीरे कमजोर पड़ता गया, लेकिन युवा राष्ट्रवादियों में आक्रोश बरकरार था। ये लोग अंग्रेज अफसरों की हत्या करके उनके दमन का जवाब देना चाहते थे। अब देखिए होता क्या है उसके बाद। तो सांप्रदायिकता का बीजारोपण। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन से प्रयोग में लाई गई सांप्रदायिकता की नीति को आगे बढ़ाते हुए 1906 में मुसलमान जमींदारों एवं नवाबों द्वारा ढाका में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के गठन को भरपूर मदद की। यह 1906 में जब मुसलमान जमींदारों और नवाबों द्वारा ढाका में स्थापित ऑल इंडिया मुस्लिम, ये आपको पूछा जाता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ पर होती है? तो ढाका में होती है। कब होती है? तो 1906 में होती है। यह जो है पूरा भरपूर कौन करता है मदद? तो ये अंग्रेज करता है। लीग ने बंगाल विभाजन का जायज बताया। मुस्लिम लीग ने क्या कहा? बंगाल विभाजन ठीक है, जायज बताया। लीग ने मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल की मांग, जिसे 1909 में सरकार ने मान लिया। ये अलग निर्वाचन मंडल का आयोग का जो है मांग लीग ने किया, मुस्लिम लीग ने किया, और आयोग ने 1909 में मान भी लेता है। आरक्षित सीटों से चुनकर आने वाले मुसलमान प्रतिनिधि सिर्फ अपने ही समुदाय के लोगों के हित के स्वार्थ की बात करने लगे। इसी समय पंजाब के हिंदू सभा नामक राजनीतिक दल का गठन किया गया और इसका विस्तार हिंदू महासभा के रूप में 1915 में हुआ। क्या किया गया? तो पंजाब में किया गया एक सभा, हिंदू सभा नामक राजनीतिक दल का गठन, और इसका विस्तार हिंदू महासभा के रूप में 1915 में किया गया। दोनों दल परस्पर विरोधी विचारधारा रखने वाले थे, जिससे आगे चलकर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सांप्रदायिकता विचारों से कमजोर हुआ। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन सांप्रदायिक विचारों से कमजोर हो गया। यहाँ पर देखेंगे अतिवादी क्रांतिकारी, ये खुदीराम बोस है। खुदीराम बोस, इनके बारे में आप जानते हैं कि बचपन की जो है लोग अभी आप क्या होंगे 20-22 से प्लस होंगे, और ये 20-22 में अपनी जो है
शर को फांसी के फंदे तक पहुंचा देते हैं, पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि इनकी क्रांतिकारी क्या है। बातों को देखते हैं अतिवादी क्रांतिकारी। ब्रिटिश सत्ता से असंतुष्ट युवा वर्ग में अतिवादी विचार भी पनपने लगा। यह युवा क्रांतिकारी आवश्यकता पड़ने पर हिंसा का रास्ता अपनाने को भी तैयार थे। खुदीराम बोस राष्ट्रीय आंदोलन में बम की राजनीति का प्रारंभ करने वाले प्रथम क्रांतिकारी थे। बम की राजनीति करने वाले प्रथम क्रांतिकारी ये खुदीराम बोस थे। इनके पहले जो है अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों द्वारा पिस्तौल का ही इस्तेमाल किया जाता था। मतलब इनके पहले अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्रांतिकारियों द्वारा पिस्तौल का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन बम का इस्तेमाल करने वाले पहले व्यक्ति खुदीराम बोस थे। खुदीराम बोस का मकसद आज़ादी के लिए संघर्ष करने वालों को यातना देने वाले अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाना था। मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश D.H. किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेदारी इन्हें दी गई। किंग्सफोर्ड, यहाँ पर याद रखना है, मुजफ्फरपुर, किंग्सफोर्ड और खुदीराम बोस, तीनों को ऐड कर दीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आंसर नहीं छूटेगा। सबसे पहले बम का जो है प्रयोग करने वाले खुदीराम बोस, इन्होंने जो है गलती में किंग्सफोर्ड की जगह पिंगले कैनेडी के बग्घी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंक दिया, लेकिन मरे नहीं। कौन? किंग्सफोर्ड नहीं मरता है, जिम्मेदारी इनको दी गई। किंग्सफोर्ड की हत्या की जिम्मेदारी इन्हें दी गई। मरता कौन है? तो मरता है पिंगले कैनेडी की बग्घी पर 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका गया और बग्घी में सवार कैनेडी की बेटी घटनास्थल पर ही मर गई। कैनेडी की बेटी मरती है, ये किंग्सफोर्ड नहीं मरता है। मारने को आए थे इनको, मर गए कोई और। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, कब किया गया? तो 30 अप्रैल 1908 को बम फेंका गया और ये बग्घी में, मतलब जो घोड़ा गाड़ी चलता है ना, उसको कहते हैं। तो ये जो है इसमें कौन मरा? तो पिंगले कैनेडी की बेटी मरी, यहाँ पर मर गई। और यहाँ पर देखेंगे तो आगे क्या होता है। अस्पताल में कैनेडी की पत्नी ने दम तोड़ दिया और कैनेडी की पत्नी भी मर जाती है। बेटी मरी, पत्नी मरी। खुदीराम बोस रातों रात मीलों पैदल चलकर बैनी स्टेशन के पास पहुंच गए। कहाँ पहुंचे? खुदीराम बोस रातों रात मीलों मील जो है पैदल चल गए। मीलों पैदल चलकर बैनी रेलवे स्टेशन पहुंचे। कुछ लोगों द्वारा घटना की चर्चा चल रही थी, जिस पर खुदीराम बोस अचानक बोल पड़े, क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? वहाँ के लोगों को इन पर शक हुआ और ये पकड़े गए। मुकदमा चलाकर इन्हें 11 अगस्त 1908 को फांसी दे दी गई। 30 अप्रैल को ये बम फेंकते हैं और कौन मरता है? तो कैनेडी की पत्नी और बेटी मरती है। कौन नहीं मरता है? किंग्सफोर्ड नहीं मरता है। फेंका गया इन्हीं पर बम है। मुजफ्फरपुर में फेंका गया बम था और इनको फांसी दे दी जाती है। पैदल बेचारा चलते हैं, कहाँ पहुँचते हैं? बैनी रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं और यहाँ पर चर्चा चल रही होती है और इसी में बोल देते हैं कि क्या किंग्सफोर्ड नहीं मरा? तो लोग को शक हुआ और इनको पकड़ा गया और 11 अगस्त 1908 को इनको फांसी दे दी गई। मुजफ्फरपुर बम कांड से एक नई राजनीतिक चेतना का प्रारंभ हुआ और इस घटना के संबंध में 22 जून 1908 को केसरी के संपादकीय कौन थे? तिलक थे, ने लिखा कि 1897 को जब पूना में प्लेग कमिश्नर रेंड की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी, उसके बाद मुजफ्फरपुर बम विस्फोट की घटना तब कोई एक ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ जो अधिकारियों का ध्यान प्रजा की तरफ खींचता। दोनों घटनाओं में काफ़ी अंतर है। अगर हम जो है यहाँ पर एक बार हम पुनः पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको समझना है कि मुजफ्फरपुर का बम कांड एक ऐसी राजनीतिक चेतना का प्रारंभ हुआ। इस घटना के संबंध में 22 जून 1908 को केसरी के संपादकीय कौन थे? तिलक। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तिलक किसके संपादकीय थे? केसरी के। 22 जून 1908 को क्या लिखते हैं? वो ने लिखा कि 1897 को जब पूना में फ्लैग कमिश्नर रेंड की हत्या चापेकर बंधुओं द्वारा की गई थी,
उसके बाद मुजफ्फरपुर बम कांड जो है, बम विस्फोट की घटना, तब कोई ऐसा महत्वपूर्ण काम नहीं हुआ जो अधिकारियों का ध्यान प्रजा की तरफ खींचता। दोनों जो है घटनाओं में काफ़ी अंतर है। दोनों घटनाओं में काफ़ी अंतर है। अगर काम को साहसपूर्ण सही अंजाम देने की दृष्टि से देखा जाए तो चापेकर बंधुओं के काम को बंगाल की घटना के श्रेष्ठतर मानना होगा, और चापेकर बंधु और बंगाल के क्रांतिकारियों द्वारा की गई हत्याएं साधारण हत्याओं से भिन्न थी, क्योंकि अंजाम देने वाले समझते थे कि राष्ट्र हित में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। यद्यपि मुजफ्फरपुर और पूना की दोनों घटनाओं का उद्देश्य एक ही था, लेकिन मुजफ्फरपुर की घटना का दृष्टिकोण व्यापक था, क्योंकि पूना के प्लेग कमिश्नर की हत्या का कारण पूना की अर्थव्यवस्था और अत्याचार था, जबकि मुजफ्फरपुर की घटना का कारण बंगाल का विभाजन था। ये बंगाल का विभाजन था। अब यहाँ पर देखेंगे कि पृथक निर्वाचक मंडल और सांप्रदायिकता किसको कहते हैं, कि किसी खास धर्म जाति के लोगों का चुनाव अपने जाति या धर्म के लोगों द्वारा किया जाता है, वो पृथक निर्वाचक मंडल हुआ। और सांप्रदायिकता होता है किसी संप्रदाय द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करना। ये सांप्रदायिक है। सांप्रदायिक मतलब समझ गए? अभी भी आपको मिलता है। राजनीतिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल अभी भी लोग करते हैं। किसी संप्रदाय को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे जितने भी आपको अनेक प्रकार के जाति मिलते हैं आपको, और उन जाति के एक जो है नेता निकलते हैं, उससे कहते हैं कि हम अपनी जाति को ये करेंगे, वो करेंगे, जो है प्रलोभन देते हैं, भावनाओं से खेलते हैं। ये भावना, यही सांप्रदायिकता है। किसी संप्रदाय द्वारा अपने राजनीतिक स्वार्थों की प्राप्ति के लिए धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करना, यही सांप्रदायिकता है। चलिए, हम अब जो है गांधी आगमन को आज नहीं पढ़ेंगे। गांधी आगमन जो है हम एक वीडियो इसके अलग हम बनाएंगे गांधी आगमन का, और इसका जो है पूरा डिटेल से एक वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम रोकते हैं इस वीडियो को, और जो है अगले पार्ट में हम पढ़ेंगे गांधी के आगमन को। ठीक है, तो चलिए अब क्या करिएगा, एक दो बार इसको देखिएगा। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने जो भी लगा हमने पूरा करने की कोशिश की। ऐसे तो इसमें कहानी बहुत है। आप आधुनिक भारत को पढ़ेंगे तो एक एक का जन्म, एक एक की मृत्यु, एक एक की कहानी पूरी दी गई है, लेकिन यहाँ पर जो सब्जेक्ट में दिया गया है उसके हिसाब से हमने यहाँ तक जो है बंग भंग तक पहुँच गए हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।